हम लोग बात करने जा रहे हैं एक अंतर्राष्ट्रीय विषय को लेकर। और अंतर्राष्ट्रीय विषय क्या है? एक्चुअली मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ प्रश्न उठा दिए हैं और सरकार के ऊपर प्रश्न उठाए हैं। भारत सरकार का मिलान 26 नाम का जो युद्ध अभ्यास चल रहा था, उस युद्ध अभ्यास पर प्रश्न उठा दिए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को लेकर ये कहा कि सरकार की नीति फेल हो गई है। ईरान का एक शिप, वॉरशिप, हिंद महासागर में गिरा दिया गया है और जब हिंद महासागर में उसको गिरा दिया गया है, भारत में वो प्रैक्टिस करने विशाखापट्टनम के पोर्ट पर आया था, तो फिर भारत की जिम्मेदारी बनती है और अमेरिका के टारपीडो ने उसको गिरा दिया, या मैं कहूं उनकी पनडुब्बी से जो उनका टारपीडो एक निकाला, उससे गिरा दिया गया। ये बात अल जजीरा, जो बात मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, पूरे विश्व के किसी न्यूज़पेपर ने नहीं कहा, लेकिन जहां तक मैं मानता हूं केवल अल जजीरा ने इस प्रकार के प्रश्न उठाए हैं। और अल जजीरा हम जानते ही हैं कि वो शिया और सुन्नी नहीं, वो मुस्लिम पक्ष रखता है और अल जजीरा का मानना यह है कि वो मुसलमानों के लिए है। तो जहां कहीं भी विश्व में कोई भी कुछ हो रहा, मुस्लिम के ऊपर अगर कुछ होगा तो अल जजीरा जरूर निश्चित तौर से दूसरे पक्ष की कमियां निकालता है। लेकिन अगर मुसलमान पहले इनिशिएट करेगा तो अल जजीरा को कोई मतलब नहीं है। इसको ऐसे समझना चाहिए कि जब इजराइल के ऊपर हमास ने हमले किए तो अल जजीरा को ज्यादा कष्ट नहीं हुआ, लेकिन जब इजराइल ने गाजा को खत्म किया तो अल जजीरा को ऐसा लगा कि उसके हाथ से तो जमीन खसक गई हो, उनके सगे वाले कोई बहुत मर गए हों, ऐसा अल जजीरा ने निकाला। तो अल जजीरा ने यहां पर कहा कि मोदी जी की जो संप्रभुता की नीति है, वो संप्रभुता की नीति कहां चली गई। उन्होंने कहा कि अभी तो भारतीय नेवी में कुछ समय पहले नीली शर्ट पहनकर मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था और ये कहा था हिंद महासागर में हमारी उपस्थिति इस हिंद महासागर को पूरे सिक्योर करती है और हिंद महासागर को सिक्योर करना हमारी नेवी की उपलब्धता है। ये भारत की अपनी संप्रभुता और प्रभाव का असर है। अल जजीरा ने यह प्रश्न भी उठाया कि आखिर हिंद महासागर में गिरने के बाद भारत के आतिथ्य में अगर कोई जहाज आया था तो उस आतिथ्य से वो वापस जाते समय गिराया गया है, यानी कि वो जहाज ईरान का नहीं गिराया, वो जहाज भारत का गिराया गया है। वो भारत से युद्ध अभ्यास करके जा रहा था, वो भारत के निमंत्रण पर भारत में आया था, वो भारत के विशाखापट्टनम पोर्ट से गया था। तो ऐसी सभी परिस्थितियों में जिम्मेदार भारत है, ईरान नहीं। और भारत ने उस जहाज के गिराने पर किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया। अल जजीरा ने यह भी कहा कि ईरान के खमेनी की मृत्यु होने के बाद, अयातुल्ला खमेनी की मृत्यु के बाद भारत ने शोक भी जाहिर नहीं किया, जबकि भारत के तो ईरान से विशेष संबंध हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत का मुस्लिम पक्ष के, मतलब मुसलमानों के पक्ष में जो काम है या भारत की जो नीति है, वो साफ उजागर होती है कि वो मुस्लिम विरोधी टाइप के हैं या मुसलमानों का पक्ष न लेने वाले हैं। और वो अपनी स्थिति को भारत के प्रधानमंत्री जिस तरह से दिखाते हैं कि वो वर्ल्ड वाइड प्रिवेल कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ये अमेरिका ने जो किया है वो क्षेत्रीय संप्रभुता में घुसकर किया है। ये अल जजीरा ने एक बड़ा आर्टिकल लिखकर, और इसी प्रकार की भाषा हमारे यहां कांग्रेस ने इस्तेमाल की है। ऐसा लगता है कि ईरान के वॉरशिप गिरने पर सबसे ज्यादा कष्ट विश्व में अगर किसी को हुआ तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे को हुआ या फिर कांग्रेस को हुआ। भारत की संप्रभुता पर ही कांग्रेस ने प्रश्न उठा दिए हैं। अब इसको मैंने अध्ययन करने की कोशिश की। यह बात सही है कि मिलान 26 नाम के एक युद्ध अभ्यास में विश्व के 70 देशों को इनवाइट किया था भारत ने। 70 देशों में से 42 के लगभग वॉरशिप्स आए और इसके अलावा 28 या 29 एयरक्राफ्ट आए। इनका युद्ध अभ्यास हुआ। इसमें यूएसए भी शामिल था, इसमें रशिया भी शामिल था और इसमें ईरान भी शामिल था। ऐसे बहुत सारे जो वर्ल्ड में जिनके पास वॉरशिप्स हैं वो सब यहां पर आए हुए थे। और इसका मतलब ये हो गया कि रशिया और यूएसए दोनों के ही वॉरशिप थे और पनडुब्बियां थी जो भी अभ्यास की बात करी जा रही थी। ऐसा कहते हैं कि भारत के यहां से ट्वीट भी हुआ कि भाई बड़ा अच्छा रहा और ईरान को धन्यवाद दिया गया और ईरान का वॉरशिप आया और हमारे यहाँ आया, उसने अच्छी प्रैक्टिस करी, हमारे संबंध बढ़ाए, हमारे संबंध प्रगाढ़ कर दिए। ये सब कुछ बात कही गई।
अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत के पास 70 देशों के वॉरशिप्स आए थे, वो भारत की टेरिटरी से बाहर हो गए थे। अब इसको समझना चाहिए, ये न्यूज़ तो हमने सबने सुनी होगी कि श्रीलंका ने ये कहा कि हमने 32 नाविकों को बचा लिया है, 80 की डेड बॉडी रिकवर हो गई है, 100 का अभी पता नहीं लगा है। वो वॉरशिप जैसे ही टॉर्पिडो उस पर लगा था, जैसे ही उसको डुबाया गया था, वैसे ही श्रीलंका की नौसेना एक्टिव हो गई थी और उन्होंने उनको बचाया। ये बात हमने सुनी। दूसरी बात भारत ने भी कही। मैं आपको बता दूं, आज ही मैं अभी बाराखम्बा रोड से निकल रहा था तो ईरान की एम्बेसी है कोने पर, ईरान की एम्बेसी के सामने से हेली रोड से मैं निकला तो ईरान की एम्बेसी में बड़ी सारी भीड़ थी। तो हमने देखा तो आयतुल्लाह की फोटो लगाकर शायद कोई शोक सभा वहां रखी गई थी, ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये भी कहा गया, ये भी बताया कि भाई हमारे विक्रम मिस्री वहां पर गए थे और उन्होंने शोक संदेश दिया है, उनकी शोक सभा में पार्टिसिपेट किया था कि भाई उनकी मृत्यु हुई, ये इसके लिए भारत शोक सभा में शामिल हुआ था। अब इनका कहना है कि प्रधानमंत्री शामिल क्यों नहीं हुए, आयतुल्लाह के साथ प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे रिश्ते थे, उन्होंने अपने सम्मान सुम्मून भी दिया था, गले भी मिले थे, ये भी किया था, वो भी किया था। अब एक बात समझ लीजिए, भारत अपनी नीति पर है, भारत की एक्सक्लूसिव पृष्ठभूमि है, भारत शक्ति अर्जन करना चाहता है, भारत किसी झमेले में इस समय नहीं पड़ना चाहता। मोदी जी की नीति भारत प्रथम की है, जहां भारत को लाभ मिलेगा। अमेरिका की नीति क्या है? अमेरिका की नीति तो अमेरिका प्रथम है, जहां उनको लाभ मिलता है। मैं मानता हूं कि भारत की नीति भारत प्रथम की है, लेकिन हम मूल्यों के साथ करने वाले लोग हैं, हमारे मूल्य हमने कभी विचलित नहीं किए, हम अपने मूल्यों के साथ कभी समझौता नहीं करते, हमारे मूल्यों के साथ हम ये बात बता रहे हैं कि भाई भारत मूल्यों के साथ है। खैर, लेकिन ईरान के लिए हम क्यों आत्महत्या करेंगे? ईरान और अमेरिका के बीच के विवाद में भारत क्या है? भारत गुटनिरपेक्ष है और आज की तारीख में भारत गुटनिरपेक्ष अपने आप को नहीं कह रहा। भारत कह रहा है मेरी एक रणनीतिक स्वतंत्रता है, हमारी रणनीतिक स्वतंत्रता के तहत हम कोई निर्णय लेते हैं, हम किसी इस आधार पर निर्णय नहीं लेते कौन सा देश क्या कर रहा है। हमारी अपनी स्वायत्तता है, हमारी अपनी संप्रभुता है और हमारी अपनी संप्रभुता में हम निर्णय लेते। इस बात को फिनलैंड के राष्ट्रपति ने भी अभी एक दिन पहले ही स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा भारत की विदेश नीति के हम कायल हैं, भारत इंडिपेंडेंटली निर्णय लेता है और अपने निर्णय पर अडिग रहता है और भारत किसी के प्रभाव में निर्णय लेने वाला देश नहीं है। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अपना स्वरूप बदल लिया है, भारत की जो संप्रभुता है उस संप्रभुता के साथ भारत समझौता नहीं करता, ऐसा फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा। लेकिन इसकी टेक्निकलिटीज को जानना चाहिए कि वाकई में मल्लिकार्जुन खड़गे भारत की सॉवरेंटी पर प्रश्न कर सकते हैं क्या, या अल जजीरा इस पर सही दिशा में आर्टिकल लिख रहा है? मैं आपको बताता हूं। एक चीज समझ लीजिए कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं, मतलब मैं इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सी या ओशन, तो इंटरनेशनल कन्वेंशंस का क्या हाल है ये समझना चाहिए। इंटरनेशनल कन्वेंशन ये कहता है कि कितनी भूमि किसके पास कितना है, इसको मैं कहता हूं UNCLOS, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। इस कन्वेंशन के पार्ट हम भी हैं। इस कन्वेंशन के अनुसार हम सब जानते ही हैं कि भूमि केवल 1/3 में है, 2/3 में तो जल है पूरे विश्व में। ये जो धरती है, धरती के 2/3 हिस्से में तो जल है, केवल 1/3 हिस्से में ही आबादी या मैं कहूं कि जमीन है, जिसमें पहाड़ भी होंगे, जिसमें नदियां भी होंगी, जिसमें जंगल भी हैं और जिसमें बाकी भी है। तो 1/3 हिस्से में हम रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है जिसकी बाउंड्री समुद्र से लगती है, तो कितने हिस्से में मेरा अधिकार है? क्या 2/3 1/3 देश पूरे 2/3 हिस्से पर कब्जा कर सकते हैं या उनका अधिकार बनता है? इंटरनेशनल कन्वेंशंस की जब यूएन क्लॉज की बात करते हैं तो वो ये कह रहा है कि आपकी सॉवरेंटी आपकी बॉर्डर लाइन से, जो आपकी टेरिटरी जहां पर खत्म होती है, या मैं कहूं कि जहां पर हमारी भूमि खत्म होती है, वहां से 12 नॉटिकल माइल की है। 12 नॉटिकल माइल तक सॉवरेंटी रहती है, यानी कि 12 नॉटिकल माइल तक कोई भी देश भारत से बिना पूछे या भारत की संप्रभुता के बगैर नहीं बात कर सकता। इसको टेरिटोरियल सी कहते हैं।
इसको क्या कहते हैं? टेरिटोरियल सी कहते हैं। भारत की भूमि जहां पर जो जो उसका कटाव है वो खत्म होता है और वहां से समुद्र के 12 नॉटिकल माइल के हिस्से में ही, या मैं कहूं कि 22-22.5 किलोमीटर, यानी कि जमीन से 22.5 किलोमीटर दूर तक ही हमारा अधिकार बनता है। यह हमारे सॉवरेन पावर में है। सॉवरेन पावर का मतलब होता है इसमें कोई नहीं घुस सकता, इसमें घुसने के लिए उसको वीजा चाहिए होगा और इसमें घुसने से पहले भारत से अनुमति चाहिए होगी, इसमें नहीं घुस सकता। दूसरा क्षेत्र इसके आगे का बनता है जिसको हम कॉन्टिग्यूअस क्षेत्र कहते हैं या फिर संलग्न क्षेत्र, सॉवरेंटी से लगा हुआ, यानी कि 12 नॉटिकल माइल के आगे, इसको आप 24 नॉटिकल माइल कहते हैं। पहले 12 नॉटिकल माइल, फिर 24 नॉटिकल माइल। 24 नॉटिकल माइल का मतलब हो गया कि 44.5 किलोमीटर और, तो साढ़े ये पहले 14.5 स्क्वायर 14.5 किलोमीटर और फिर आगे इतना हिस्सा, ये 44, ये वो मतलब 22 किलोमीटर और फिर 44.5 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर मान लीजिए। 45 किलोमीटर कॉन्टिग्यूअस क्षेत्र बनता है किसी की भी, ये जो क्षेत्रीय जो हमने बताया, ये शेल्फ, इसके बाद का हिस्सा। यानी कि जब हम ये कह रहे हैं कि हमारी टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल की है, उसके बाद 24 नॉटिकल माइल और चल लीजिए, इस 24 नॉटिकल माइल को कॉन्टिग्यूअस क्षेत्र कहते हैं और इस कॉन्टिग्यूअस क्षेत्र में विशेष कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं किसी भी देश को। भारत यहां सीमा शुल्क लगा सकता है, कोई आए तो कस्टम लगा सकता है। यहां पर भारत इसके बाद फिस्कल यानी कि राजकोष लगा सकता है, आव्रजन इमिग्रेशन के लॉ लगा सकता है, प्रदूषण नियंत्रण पर काम कर सकता है। ये 22.5 और 44, आप मानकर चलिए कि 66 किलोमीटर की बात आती है। इसके बाद का स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, ये लगभग 200 नॉटिकल माइल का होता है, 370 किलोमीटर। इसके बाद हम 370 किलोमीटर आगे चलते हैं। इस 370 किलोमीटर में जो संसाधन हैं, उन संसाधनों पर उस देश का अधिकार होता है जिस देश की बाउंड्री, जिस देश के पानी में वो है, जिसका वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसके कॉन्टिग्यूअस जोन से आगे बढ़ता है। क्या राइट है? राइट उसके खनिज, उसका तेल, उसके प्राकृतिक गैस, उसकी समुद्री लहरें, हवाएं, ऊर्जा, इसका इस्तेमाल, या कृत्रिम द्वीप वहां पर आते हैं तो उनका निर्माण करके वो उसका इस्तेमाल करता है। ये क्षेत्र बनता है, ये इंटरनेशनल लॉज कहते हैं, यूएन क्लॉक्स कहते हैं, जिसके हम भी हिस्से हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो देना जहां पर गया, IRIS देना, जो ईरान का वारशिप है, ये जहां पर खत्म हुआ, ये ना तो हमारे क्षेत्रीय टेरिटोरियल क्षेत्र में था, ना ही हमारे कॉन्टिग्यूअस क्षेत्र में था, और ना ही ये हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में था। ये उसके पार निकल चुका था, यानी कि भारत को जहां तक पावर है उसके पार जा चुका था। उसके पार जाकर समुद्र, ये श्रीलंका की सीमा में था। श्रीलंका से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी या 45 नॉटिकल माइल की दूरी, ऐसा कहा गया, यानी कि श्रीलंका के कॉन्टिग्यूअस क्षेत्र में था, उनके स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी नहीं, कॉन्टिग्यूअस क्षेत्र में था। उनकी सॉवरेंटी 12 नॉटिकल माइल में लगती है, यानी कि 22 किलोमीटर, ये 45 किलोमीटर का मामला है, यानी कि उनकी कॉन्टिग्यूअस क्षेत्र में लगता है। कॉन्टिग्यूअस क्षेत्र में भी मतलब श्रीलंका की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन भारत की यहां पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। अब बात यह आती है कि यह भी कहा गया कि ये जो कॉन्टिग्यूअस क्षेत्र है ये इंटरनेशनल क्षेत्र माना जाता है और ये फ्री क्षेत्र माना जाता है, या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के संसाधन तो हमारे हैं, लेकिन वहां से आप रास्ता नहीं रोक सकते, रास्ते पर आप कॉमर्शियल्स नहीं लगा सकते, रास्ते पर आप कस्टम नहीं लगा सकते, रास्ते पर आप बाधा नहीं खड़ी कर सकते। भारत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी जहां से निकलने का उनको राइट है, नॉन वॉरशिप्स, ये तो वॉरशिप है और अनुमति के साथ आया, हमारी फ्रेंडली रिलेशन था, लेकिन उसके बावजूद हमारे क्षेत्र में वो नहीं आता। क्या पूरी दुनिया के जो फ्री जोन हैं, जो इंटरनेशनल जोन हैं, उन पर भी भारत की जिम्मेदारी बनती है? अरे भाई, भारत में वो आया, युद्ध उनके यहां कई दिन से चल रहा है, भारत के क्षेत्र से वो निकल चुका था, भारत के तीनों क्षेत्रों से, या मैं कहूं 450 स्क्वायर किलोमीटर, 450 किलोमीटर लगभग वो पार कर चुका था।
जब वो 450 किलोमीटर पार कर चुका है, हमारे क्षेत्र में नहीं आता, तो मल्लिकार्जुन खड़गे किस आधार पर कहते हैं कि भारत के सॉवरेन क्षेत्र में आ? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का एहसास नहीं है? क्या उनको समुद्र के क्षेत्रों का एहसास नहीं है? या अल जजीरा जबरदस्ती भारत के लिए ऐसा कह रहा है? अगर ट्रंप ने ऐसा कर दिया और ये मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी लोग भी कह रहे हैं ट्रंप ने ऐसा कर दिया और ये इसलिए भारत की चुप्पी नहीं निकल रही। अरे भाई, भारत उसके लिए जिम्मेदार ही नहीं है, भारत के क्षेत्र में नहीं है, भारत के कॉन्टिग्यूअस क्षेत्र में नहीं है, भारत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी नहीं आता, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर अंतरराष्ट्रीय सी एरिया में है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। अब सवाल जो नया किया गया, जिसकी चिंता होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि हिंद महासागर, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा क्या भारत से बात हुई थी, क्या भारत से बात करके वो किया गया था? अगर भारत से बात हुई है और भारत की संप्रभुता सुरक्षित है, अमेरिका की बात भारत से हुई है, तो फिर ईरान के प्रति भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ खड़ा है और ईरान के विरुद्ध खड़ा है। यानी कि मुस्लिम वोट का तुष्टीकरण का दांव मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस वॉर की सिचुएशन में, ये संकटकाली सिचुएशन में भी नहीं छोड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि या तो ईरान के पक्ष में हो या अमेरिका के पक्ष में हो, और इसलिए भारत सरकार से कह रहे हैं कि आपको स्टेटमेंट देना चाहिए। भारत सरकार का अपना रुख बिल्कुल दूसरे दिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई हमारे क्षेत्र में नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब वो उस पर टॉर्पीडो लगा था, वो डूब रहा था, तभी भारत ने अपने बचाव दल वहां भेजने की कोशिश की। उससे पहले श्रीलंका के बचाव दल वहां पर जा चुके थे और वो काम कर चुके थे, क्योंकि उनके बहुत नजदीक था, हमारे बहुत दूर था। सीधा सा स्टेटमेंट दे दिया। इनका कहना है कि अमेरिका के ऊपर आपने क्यों नहीं कहा कि आप हिंद महासागर में घुस आए और मेरी अनुमति के बगैर? हिंद महासागर भी पूरा हमारा नहीं है भाई, और हिंद महासागर में जो एक्सक्लूसिव जोन है उसमें भी वो नहीं है, वो तो अंतरराष्ट्रीय सी एरिया में था। तो हमारी ना तो जिम्मेदारी है ना मेरा राइट बनता है। हां, ये जरूर प्रश्न है कि हिंद महासागर में कोई पनडुब्बी हिंद महासागर के क्षेत्र से बात किए बगैर, हिंद महासागर के कंट्रियों से बात किए बगैर कोई पनडुब्बी वहां विचरण कर रही है, कोई पनडुब्बी वहां निकल, चूंकि पनडुब्बियां तो हमारे पास टेक्नोलॉजी पता नहीं है कि नहीं है, पनडुब्बियां अंदर अंदर चलती हैं। और ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की यह चिंता है, अमेरिका की यह चिंता है कि रशियन पनडुब्बियां ग्रीनलैंड से होते हुए अमेरिका पर हमला कर देंगी और पनडुब्बियों को पकड़ा नहीं जा सकता। तो फिर पनडुब्बी अमेरिका की यहां पर है, ये बात चिंता करने की है, विश्व को चिंता करने की है कि आखिर अमेरिका की पनडुब्बी हिंद महासागर, भले मेरे क्षेत्र में ना हो, हिंद महासागर में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में कैसे आई, कौन से रूट से आई होगी। लेकिन यह बात भी है कि अंतरराष्ट्रीय सी एरिया है, वहां पर वो विचरण कर सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता विश्व का। हमारी पनडुब्बियां हो तो हम भी घूम सकते हैं, और किसी की भी पनडुब्बी उस क्षेत्र से घूमना चाहे तो वो घूम सकते हैं। और उनके सामने ये ईरान का शिप आया, उन्होंने उसको उड़ा दिया, हमारे क्षेत्र से नहीं है। भारत की इस विषय पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, कोई जवाबदेही नहीं बनती। अब जहां तक बात आती है कि आयतुल्ला को आपने श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी, विक्रम मिस्री वहां पर गए थे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। आप कहते हो कि प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि दे जाके, आप कहते हो कि विदेश मंत्री श्रद्धांजलि दे जाके, आप कहते हो कि होम मिनिस्टर श्रद्धांजलि दे जाके। भाई उनकी लड़ाई हो रही है, वो अपने यहां महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, वो अपने यहां ऊधम मचाए हुए हैं, इस्लामिक कानूनों को इस आधार पर लागू की कि वहां की जनता खुशियां मना रही है, वहां की महिलाएं नाच रही हैं, उनकी खुमैनी की फोटो लगाकर उस पर जूता चप्पल की मालाएं पहना रही हैं, वो खुश हैं। यहां ये आत्महत्या कर रहे हैं, यहां इनको इतना कष्ट है। क्यों है भाई? क्योंकि तुष्टीकरण की नीति 1947 से पहले से चल रही है। कांग्रेस ने 1919-20 में ही खिलाफत आंदोलन छेड़ दिया था। किस बात का खिलाफत? खिलाफत इस बात का कि टर्की के खलीफा को अंग्रेजों ने खलीफा मानने से मना कर दिया था। अंग्रेजों ने यह कह दिया था कि हम खलीफा को खलीफा नहीं मानते, कोई खलीफा नहीं, हम सबसे बड़े खलीफा है। आपके यहां ये भारत में गांव देहात में ही चलता है, तो बहुत बड़ा खलीफा हो क्या? या तुम खलीफा बन के क्यों चले? खलीफा का मतलब है कि खलीफा सबके बीच में उंगली करेगा। अंग्रेजों ने कहा खलीफा नाम की कोई चीज हमारे लिए नहीं है। बाद में कमाल पाशा जो अंतिम खलीफा के बंदे हुए, उन्होंने भी कहा खिलाफत को खत्म करते हैं। खुद ही उन्होंने, कमाल पाशा ने कहा कि हम खिलाफत को खत्म करते हैं। उसके लिए उसको खिलाफत को, यानी कि खलीफा को दोबारा स्थापित करने के लिए आजादी के समय हम लड़ अंग्रेजों से रहे थे,
और हम भारत में खिलाफत आंदोलन छेड़ रहे थे। इस खिलाफत आंदोलन में ही ये चौरा चौरी के कांड हो गए थे। मुसलमानों ने जिंदा महिलाओं बच्चों को जलाना शुरू कर दिया था क्योंकि उनको खलीफा चाहिए था और कांग्रेस नेतृत्व कर रही थी। और जब उन्होंने जलाना शुरू कर दिया, गांधी जी को समझ आ गया कि भाई ये मानेंगे नहीं, ये तो इस्लाम के नाम से सब कर रहे हैं, तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन वापस ले लिया था। यह जब गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन वापस ले लिया तब भी लोग नाराज हो गए थे। और उसी समय खिलाफत आंदोलन वापस लेने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज पार्टी बनाई थी और स्वराज पार्टी कांग्रेस के अगेंस्ट में बनाई थी क्योंकि कांग्रेस ने वो आंदोलन वापस क्यों ले लिया था? वो आंदोलन वापस लेकर, खिलाफत आंदोलन वापस लेकर असहयोग के रूप में हो गया था कि भाई हम हिंसा नहीं करेंगे, असहयोग करेंगे, हम सरकार के विरुद्ध खड़े होंगे, लेकिन हम हिंसा नहीं करेंगे, यानी कि मजलूम या लाचार बच्चों को या महिलाओं को हम हत्या नहीं करेंगे। मुसलमान आंदोलन की बजाय कॉलोनियों को फूकने लगे थे, मोपला जैसे कांड भारत में होने लगे थे, हिंदू बस्तियों में आतंक बचाना जहां उनको अवसर मिला वहां महिलाओं बच्चों को मारना शुरू कर दिया था। तो ऐसी परिस्थिति में गांधी जी ने वापस लिया था। लेकिन ये जो नेहरू परिवार, इनके पिता नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता ने अलग पार्टी बनाकर काम शुरू कर दिया। तो स्वराज पार्टी का निर्माण ऐसे ही हुआ। आप सोच लीजिए, ये तुष्टीकरण आज से नहीं कर रहे। ये तुष्टीकरण जब हम आज़ादी का आंदोलन लड़ रहे थे और जिस समय आज़ादी का आंदोलन लड़ते समय भगत सिंह को फांसी लगाने का नंबर आया था, तब भी गांधी जी ने या फिर कांग्रेस ने उनके लिए सरकार से बात नहीं की थी और कहा था हम तो अहिंसा के पक्षधर हैं। लेकिन ये पक्षधर चौरी चौरा के थे, लेकिन ये पक्षधर भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय पर हत्याएं जो हो रही थी, लाखों लोग मारे जा रहे थे, उसमें इनको कोई तकलीफ नहीं थी। तकलीफ किसमें थी? तकलीफ सिर्फ इस बात में थी कि भगत सिंह को फांसी के लिए कैसे कह देंगे या राजगुरु की फांसी के लिए कैसे करेंगे, कांग्रेस नेगोशिएट कैसे करेगी, क्योंकि वो दल देश में युवाओं के दिल में स्थान बना चुका था। वही राजनीति के तहत आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे और ये कांग्रेस की जो बयानबाजी हो रही है वो उसी का परिणाम है जो आज यहां पर दिख रहा है। मैं समझता हूं कि मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। आपके मन में भी कोई कानूनी प्रश्न इस विषय पर रहता है तो जरूर लिखकर बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।